हेलो, ठीक है। चलिए, तो देखिए कल की क्लास में आपके यहां तक हो चुका था। इससे आगे हम चलते हैं। आज हम देखते हैं सारे के सारे हाई कोर्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि इस चैप्टर से जो है कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैसे आप देखिए अनुपात, समानुपात, साझेदारी और आयु संबंधी और मिश्रण, यहां से जो है आपके काफी सारे सवाल जो है आपके पूछे भी जाते हैं। तो पहले हम एक एक करके जो है इन चीजों को चालू कर रहे हैं। तो पहले सवाल जो है, कुछ सवाल जो है ये क्या है, वो आपके साझेदारी वाले सवाल हैं कुछ आपके ये, ठीक है। तो जैसा लिखा हुआ है आपका, पहले सवाल को हम देख लेते हैं। भाई क्या है आपका ये कि पी, क्यू, आर और एस किसी व्यवसाय में साझेदारी करते हैं। पी पूंजी का 1/3 अंशदान करता है, क्यू पूंजी का 1/4 अंशदान करता है और आर कुल पूंजी का 1/5 अंशदान करता है। वो शेष धनराशि एस अंशदान करता है और वर्ष के अंत में 6,000 रुपए का लाभ होता है। तो उसमें से एस का शेयर कितना हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको बताऊं, यदि सभी के लिए समय समान है, सभी के लिए समय समान है, तो आप जिस अनुपात में धन लगाएंगे, जिस अनुपात में पूंजी लगाएंगे, उसी अनुपात में उसको लाभ मिलेगा, उसी अनुपात में उसको लाभ मिलेगा। जैसे एक बताओ, हम एक जो है पार्टनरशिप करके एक दुकान खोल रहे हैं। अब दुकान खोल रहे हैं तो आपने 100 रुपये आपने लगाए, 100 रुपये मैंने लगाए, तो जब लाभ होगा तो उसे हम बराबर बराबर बांटेंगे ना। लेकिन ऐसा हो कि आप लगाओ 200 और मैं लगाऊं 100, तो आपने दुगने पैसे लगाए और मैंने लगाए 1 गुने, तो आपको फायदा भी तो डबल ही मिलना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये है कि यदि समय समान हो तो आपको पता जिस अनुपात में हम पूंजी का निवेश करते हैं उसी अनुपात में लाभ का बंटवारा हो जाता है, ठीक है। तो अब एक बात और ध्यान रखेंगे, इसमें कौन कौन व्यक्ति हैं। तो आप बोलेंगे एक व्यक्ति इसमें पी है, एक क्यू है, एक आर है और एक क्या है, एस है। तो इनकी टोटल पूंजी आपको मालूम है क्या कुछ, कि टोटल पूंजी कितनी हो जाएगी। आपको इसकी टोटल पूंजी मालूम नहीं है, हमने यहां लिख ली कि टोटल पूंजी कुछ ना कुछ तो होगी। और ये पूंजी जो है किस किस में बटेगी, पी में, ये आपकी किस में, क्यू में, ये क्या होगा इसमें आर, और ये हो जाएगा आपका कौन, एस। ये आपका पी, क्यू, आर और एस, इनमें बांट बांट के पूंजी लगाई है इन्होंने। अब इसने बोला था कि क्या बोला कि पी जो है कुल पूंजी का 1/3, तो कुल पूंजी यहां पर होगी कुछ ना कुछ, इसका 1/3 लगाता कौन है, पी। आगे बोला पी, क्यू कुल पूंजी का 1/4, क्यू जो है वो कुल पूंजी का, ये है कुल पूंजी, इसका कितना लगाएगा, 1/4 लगाएगा, क्लियर है। और आर कुल पूंजी का 1/5, आर जो है कुल पूंजी का 1/5 लगाएगा और एस लगाएगा शेष पूंजी, क्या लगाएगा, शेष, ठीक है। अब आप एक बात ध्यान रखेंगे, मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं कि जब चीजें फ्रैक्शन में चल रही हो तो यहां पर कभी भी एक्स मत मानो या 100 मत मानो, अपनी इच्छा से कुछ मत मानो, बल्कि यहां पर जो फ्रैक्शन है इसके हर हैं, इनका लैसा ले लो। तो 5, 4 और 3 का आप एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 60। तो यहां पर ना कुल पूंजी 60 मान लो। अब समझ में आया 60 ही क्यों मानी, 60 ही इसलिए हमने मानी क्योंकि आप ऐसा करोगे तो कैलकुलेशन कभी भी भारी नहीं होगी, कैलकुलेशन कभी पॉइंटों में नहीं आएगी। अब देखो जरा, ये बना भाई हमारा। अब देखिए 60 का 1/3 निकालूंगा तो 3 से काटिए 60 को, कितनी बार, 20, और 20 ही का ना 20, इसके लिए 20 रुपए लगाए किसने, पी ने। 60 का 1/4, 4 से काट दो 60 को, 15 चौका 60, तो 15 रुपए लगाए किसने, क्यू ने। 60 का 1/5, तो 5 से काट दी 60 को, कितने, 12, तो 12 रुपए लगाए किसने, आर ने, क्लियर है। तो देखिए इसके हो गए 20 रुपए, इसके हो गए 15 रुपए और इसके हो गए कितने, 12 रुपए। टोटल रुपए कितने लगा चुके हैं ये तीनों, तो आप देखिए कितने हो गए, 47, बचे कितने आपके, बचे कितने, 13। तो एस ने कितने लगाए होंगे, एस ने लगाए होंगे 13, ये बचे कुछ एस ने लगाए ना, क्योंकि आपने देखा इन तीनों का पैसा, इसका और इसका पैसा कितना हो गया, 5 और 2 ये 7 और 2 और 2 4, 47 रुपए तो इन 3 ने लगा दिए, तो शेष जो बचे 60 में से वो इसने लगा दिए होंगे। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है ये है पूंजी का निवेश, यही तो पूंजी थी, इसी फॉर्म में तो इसने निवेश किया था पूंजी को, ठीक है। तो यही आपकी क्या है, पूंजी है, यानी इतनी इतनी पूंजी लगाई थी और जिस अनुपात में पूंजी लगाई उसी अनुपात में क्या होगा, इनका लाभ का बंटवारा भी होने वाला है, क्लियर है। अब आप यहां ध्यान दीजिए, वर्ष के अंत में टोटल 6,000 रुपए का लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, 6,000 रुपए का लाभ। तो 6,000 रुपए के लाभ में से 20 हिस्से इसे मिलेंगे, 15 हिस्से मिलेंगे, 12 हिस्से मिलेंगे और 13 हिस्से मिलेंगे। तो टोटल लाभ आपके हिसाब से यही पूंजी का अनुपात है और यही अनुपात किसका बनेगा, लाभ का। यही पूंजी का अनुपात है, यही अनुपात लाभ का है। तो आप बताइए लाभ आपके हिसाब से टोटल कितना हो रहा है, 60, और ये बोल रहे हैं लाभ कितना है, 6,000। तो 60 भाग का मान कितना है,
6,000 रुपये। जब 60 भाग का मान 6,000 रुपये तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा? 100 रुपये। और जब एक भाग का मान 100 रुपये तो हमसे बोल रहा था बताइए एस का शेयर कितना है, तो एस को कितने मिलेंगे? 13 भाग। जब एक भाग का मान 100 है तो 13 भाग का मान कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 1300 रुपये। तो 1300 रुपये इसमें से कौन ले जाएगा? एस ले जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ भाई, समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, एक सवाल हम ये वाला देखेंगे, ठीक है। इसमें है यदि x अनुपात y कितना है? 3:5 है। x अनुपात y 3:5 है तो हमसे बोल रहा था 2x प्लस के साथ 2x प्लस के साथ y बटे 4x प्लस के 9y का मान क्या हो जाएगा? ठीक है भैया, इसका मान क्या हो जाएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। कुछ मत कीजिए, इसमें कुछ मत कीजिए। x का मान रखा है कितना? 3 और y का मान कितना रखा है? 5। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर। अब x का मान लगाऊंगा मैं 3, तो 3 दूनी 6 प्लस x का मान 3 3 चौक 12 प्लस y का मान कितना लगा दूं? 5। तो 5 सत्ते 35 और 5 नम 45। खत्म हो गया यही सवाल आपका। बोलो भाई, एक्स वाई के मान दे रखे थे ना, बस यही खत्म कर दो। तो 35 ये है और 6 ये है, कितना हो जाएगा? तो 35 ये 6 ये कितना बनेगा आपका? 41। और बटे में 45 ये और 12 ये, 45 ये 12 ये कितना बनेगा? 57। तो 41/57 कहीं होगा यहाँ पर, ये रखा। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? इस ढंग से सवाल करने थे आपको। एक सवाल ये रहा, सवाल नंबर आपका कौन सा? 3। सवाल नंबर 3 आप ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 3 में क्या करेंगे? ये है 1/2x 1/3y 1/4z। तो एक्स वाई जेड का मान क्या होगा? एक्स वाई जेड का मान क्या होगा? कल मैंने आपको बताया था इस टाइप के सवालों कैसे करते हैं। तो 1/2 1/3 1/4 याद है? 1/2 1/3 1/4 क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। बताया था मैंने कल आपको ये। इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे भैया। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? आप बोलेंगे इसका एलसीएम आ जाएगा 12। 2 छंग 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। आंसर आ गया 6 4 3। आंसर आ गया आपका 6 4 3। तो ये रखा आपका ये ऑप्शन नंबर डी पर 6 4 3। अरे समझ में आ रहा हो तो बताओ, आ रहा है? हाँ, क्या हुआ? हाँ, हम क्या करते हैं, मैं फिर बता रहा हूं आपको। अगर इस फॉर्म में हो तो इस फॉर्म में हो तो हम क्या लेते हैं? लेसन ले लेते हैं। और लेसन ना लो तो देखिए मैंने कल आपको एक बात और बताई थी भाई। एक मिनट, क्या हो गया? लॉक हो गया क्या ये? हाँ चलो, देखिए हम ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप x का मान निकाल रहे ना तो आप इसे x को ढक लो। 4 तिया ये बन गया आपका 12 अनुपात y का मान निकाले इसे ढक लो। 4 दूनी 8 और इसका z का मान निकाले इसे ढक लो। 3 दूनी 6। किसी से आपके ये कट रहे होंगे, देखो ये, तो आप बोलेंगे 2 से कट रहे होंगे। 2 छंग 12, 2 चौक 8 और 2 तिया। क्लियर है? 6 4 3 अनुपात बन जाएगा। ये रखा जी आपका ऑप्शन। समझ में आया? ये आपका आंसर रहा जी, कौन सा? डी। चलो इधर बैठ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? हाँ, इधर देखो जरा। सवाल ये है, क्या था कि ए और बी ने क्रम से 2400 रुपए और 3600 रुपए का निवेश कर कोई व्यवसाय शुरू किया। ठीक है? आरंभ होने के चौथे माह के अंत में x रुपए निवेश कर सी इस व्यवसाय में शामिल हो गया। व्यवसाय आरंभ होने के 8 माह बाद बी ने 600 रुपए की निकासी की। और यदि 22,500 रुपए के वार्षिक लाभ में सी का शेयर कितना हो? आपका 8,000 रुपए हो तो सी के द्वारा निवेश की गई रकम आपको बतानी है। सवाल बहुत ही शानदार है भैया, बहुत तगड़ा सवाल है अपने आप में, बढ़िया सवाल है आपका ये। ठीक है, तो देखो क्या था, ए बी सी। ये व्यक्ति कौन है भैया आपका? ये व्यक्ति है ए। एक व्यक्ति है कौन इसमें? बी। और एक व्यक्ति कौन है इसमें? सी। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। ए ने पैसा लगाया कितना? 400, कितना? 2400 रुपए। तो ए ने लगाया आपका 2400 रुपए। बी ने कितना पैसा लगाया? बी ने लगा दिए आपके 3600 रुपए। व्यवसाय स्टार्ट कर लिया, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया, व्यवसाय शुरू हो गया। आरंभ होने के चौथे माह के अंत में, आरंभ होने के चौथे माह के लास्ट में 4 महीने बीत गए आपके, 4 महीने बीत गए। उसके बाद सी ने पैसा लगाया कितने रुपए? x रुपए। सी ने कितने पैसे लगाए? x रुपए लगाए भाई। किसने? सी ने।
ठीक है, आगे बोल दिया और इस x रुपए का निवेश का सी व्यवसाय में शामिल हो गया। व्यवसाय आरंभ होने के 8 माह बाद, जब व्यवसाय शुरू किया था, इन्होंने तो शुरू किया था, इसके 8 महीने के बाद क्या हुआ भाई, 8 महीने के बाद बी ने 600 रुपए की निकासी कर ली। इसका मतलब यह हुआ कि इसके बी के ये वाले पैसे 8 माह तक तो ऐसे ही लगे रहे, 8 महीने तक तो इसके पैसे ऐसे ही लगे रहे। 8 महीने बाद इसने इससे 600 रुपए निकाल लिए, तो बच्चे कितने आपके, 3000 रुपए बचे। कितने बचे, 3000 रुपए। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, व्यवसाय शुरू उन्होंने तो किया था, व्यवसाय शुरू होने के 8 महीने बाद, इसका मतलब 8 महीने तक इसके पैसे ऐसे चलते रहे और 8 महीने के बाद इसने 600 रुपए निकाल लिए, तो बचे कितने आपके, 3000 रुपए बचे हैं। क्लियर है। आगे बोला यदि 22,500 रुपए के वार्षिक लाभ में, कैसा लाभ है, वार्षिक, यानी सवाल चल रहा है आपका 1 साल का। अब 1 साल में 8 महीने तो ये लगे रहे, तो ये वाले पैसे लगे होंगे 4 महीने। इसने अपने पैसे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी, तो इसका पैसा लगा रहा होगा 12 महीने, और ये 4 महीने के बाद शामिल हुआ था, तो इसका पैसा लगा होगा कितने महीने, 8 महीने। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई है नहीं आई है, यहां तक आ गई है इतनी बात समझ में, बस। तो अब इसको आपको सोल्व करना है था, ठीक है ना। इसमें मतलब निकासी की इतने रुपए के लाभ में सी का शेयर इतना है, निवेश की रकम बताइए। अब आप देखो, आपको बताया इसकी रकम कितनी बन गई होगी, पहले समझिए जरा ध्यान से। तो ये होगा 12 की आप गुणा कर लो यहां से आप, ठीक है। हाँ, तो ये आपके बनेंगे 0 और 0, 12 चौक 48 का 8 हासिल 4 और 12 दूनी 24, 24 से 4 28, ये बन गए आपके इसके 28,800। इसके कितने बने होंगे, देखिए 4 या 12,000 तो हो गए भाई आपके, ये वाले नीचे वाले हो गए भाई 12,000। और देखिए कितने बन गए, 0 0, 8 छंग 48 का 8 हासिल 4 और 8 या 24 और 4 28, इतने ये वाले बन गए भाई, इसके पैसे बन गए नहीं बन गए। अब आप देखो ये बन गया 0 0, क्या बना आपका 8 8 2 10 का 0 और ये बनेगा आपका 4, तो इसके कितने बन गए आपके 40,800। तो 40,800 की रकम हो गई भाई इसकी, क्लियर है। और इसकी कितनी हो गई 8x, इसकी रकम कितनी हो गई 8x। बोलो भाई ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, 8x की रकम इसकी हो गई। अब ये जो है आपका, ये थी पूंजी और ये था समय, पूंजी और समय का गुणनफल ही लाभ का अनुपात कहलाता है, पूंजी और समय का गुणनफल ही क्या कहलाता है, लाभ का अनुपात कहलाता है। अब आपसे बोला था कि टोटल लाभ जो था ना, टोटल लाभ कितना था भाई आपका, ये 22,500, ये टोटल लाभ था। इस टोटल लाभ में सी का शेयर कितना था 8,000, तो 22,000 में से सी कितने ले गया भाई आपके 8,000 ले गया, ठीक है। अब एक बार बताइए जरा, जैसे ये है आपका टोटल, इतने हिस्से मिलेंगे किसको, ए को, इतने हिस्से किसको मिलेंगे बी को, और इतने हिस्से किसको मिलेंगे सी को, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पहले बताइए। तो मैं बोल रहा हूं सी को कितना मिला, सी को कितना मिला, तो आप बोलेंगे सी को मिलेगा आपका 8x, और टोटल कितना हो गया, टोटल हिस्सा कितना हो गया, टोटल हिस्सा, तो टोटल हिस्सा इसका इसका और इसका तीनों को जोड़ लेंगे, नहीं जोड़ लोगे, टोटल हिस्सा ये तो हो गया। आप देखो टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा, तो हम जोड़ेंगे तो 00 तो आपका देखिए भाई आ गया, ये वाला जी आ गया है, 8 ये है और 8 ये है, कितना हो जाएगा 8 और 8 16, देखो यहीं लिख लो 28800, लो दिक्कत आ रही तो। अब देखो जरा, ये बनेगा आपका 0 बन गया, 0 बन गया, 8 और 8 16 का 6 हासिल 1 8 और 1 9 और 4 और 2 6, ये बन गया नहीं बन गया, तो 69600 प्लस के 8x। बताओ भाई समझ में आ रहा हो तो बता दो जी, यहां तक समझ में आ रहा सबको, इतना ही तो बन गया। अब वहां देखो, वहां टोटल लाभ कितना है, तो वहां बोलेंगे टोटल लाभ है 22,500, और 22,500 में से इसका हिस्सा कितना है 8,000, यही तो है, इसका हिस्सा आ गया 8,000। बस इसको क्या करना था भाई, आपको सोल्व करना था, इसको सोल्व करना था 1 2 3 0, बस इसको सोल्व कर लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन तकड़ी है भैया इसमें, बाकी कुछ नहीं है। देखिए अब एक काम कर ले हैं भाई हम यहाँ पर, देखिए आप ये 2 0 हैं, तो ये वाले 2 0 क्या हो जाएंगे हमारे, समाप्त हो जाएंगे, क्लियर है। इस वाले 8 से इस 80 को खत्म कर दूं, तो आप देखेंगे 8 से खत्म कर दो, 8 धाई 80, आपका ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप चाहो तो एक काम कर लो, आप सीधी इसकी गुणा कर लो, इधर रुचि गुणा कर लो, बस बाकी कुछ नहीं बचा है। तो 225 की गुणा x से करेंगे, क्या बनेगा आपका 225x बनेगा, और बराबर ये 10 की गुणा करूंगा ना मैं, तो 10 की गुणा करूंगा तो ये बनेगा आपका 6961230 बन जाएंगे, और प्लस के ये बनेगा आपका 80x बन जाएगा। 80x इधर लाकर आप घटा देंगे भाई, क्लियर है।
तो कितना बचेगा, 225 में घटाएंगे 80 तो ये बनेगा आपका 5, और 12 में 60 गया कितना बचेगा 4, और ये बनेगा 1। 145 एक्स का मान कितना बनेगा 696000। क्लियर है भैया। अब आपसे बोल रहा था यहां से एक्स का मान निकाल लो। एक्स का मान कितनी बार जा रहा है भैया, इससे काट दीजिए, कितनी बार जा रहा है, कितना 4800 बार गया, ये गया हमारा 4800 बार। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 4800। एक्स का मान कितना आया 4800। इसका मतलब ये हुआ, आपसे बोला था सी द्वारा निवेश की गई रकम कितनी थी, तो सी ने कितने निवेश किए थे 4800 रुपए निवेश किए थे, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या है ए बन जाएगा। देखिए सब समस्या पता कहाँ, ये कैलकुलेशन भारी पता क्यों हुई है, क्योंकि आपको बताया यहाँ पर जो ना, यहाँ जो अनुपात दे रखा था ना, अनुपात जो दे रखा था वो पता किसका दे रखा था, आपको पता सी की वैल्यू दे रखी थी, और सी का ही आपको पता नहीं था कि सी ने रुपए कितने लगाए थे, इस वजह से आपको दिक्कत करनी पड़ी। और नहीं तो वैसा होता ना, अगर अनुपात बन जाता सारा एक बार सबका बन जाता तो हम उसको डायरेक्ट बना सकते थे। ठीक है, फिलहाल समझ में आया सबको सवाल ये। आगे चलते हैं। एक सवाल हमारा ये है, ए और बी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, उन्होंने 3 और 5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया, और उनके द्वारा निवेश किए जाने वाला समय आपका 2:3 के अनुपात में, तो लाभ का वितरण किस में हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है। देखो ये देखिए, ये है व्यक्ति कौन ए और ये व्यक्ति है कौन बी। ये है भाई इनकी कौन पूंजी, या हम कह सकते हैं निवेश, और ये है भाई इनका क्या समय। तो समय कितना है, तो ध्यान दीजिए पूंजी है 3:5 के अनुपात में, तो 3:5 के अनुपात में पूंजी है, और समय था 2:3 के अनुपात में, तो 2:3 के अनुपात में क्या है समय है। तो इनको पूंजी और समय का गुणनफल ही बनाता है लाभ का अनुपात। तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ये बन गया। और नहीं तो भैया एक काम कर लेते, देखो इस वाले 3 से वाला 3 यहीं उड़ा देते, तो ये बन जाता आपका 2 और ये बन जाता 5। क्यों, आप देखो 6 और 15 को बाद में काटोगे आप, तो 3 दूनी 6 3 पंजे 15, बात तो एक ही आती। तो इसलिए आप डायरेक्ट वहीं खत्म कर दो ना आप इसको। क्यों, आप इसको डायरेक्ट वहीं खत्म कर दो, तो ये बनेगा आपका 2 अनुपात क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। ये इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी पर। आगे देखिए एक सवाल, एक सवाल भाई हमारा ये है, ये भी अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए जो बड़े से सवाल होंगे वो ग्रुप सी के होंगे, जो हल्के सवाल होंगे वो ग्रुप डी के होंगे। ठीक है, क्या था, ए बी सी 1 2 4 के अनुपात में निवेश कर कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। 6 माह बाद ए ने पहले की तुलना में आधी धनराशि का निवेश किया, और बी ने पूर्व की धनराशि में दुगनी राशि का निवेश किया, जबकि सी ने अपने निवेश का 1/4 भाग निकाल लिया। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा। तो ध्यान दो भैया, ये है आपके, ये व्यक्ति है ए, ये व्यक्ति है बी, और ये व्यक्ति है सी। सबसे पहले हम बोल रहे हैं इनकी पूंजी, तो इस किस अनुपात में ये पूंजी लगा रहे थे 1 2 4 के अनुपात में, 1 2 और 4 के अनुपात में। ऐसा मान लो इसने 1 रुपये लगाया, इसने 2 रुपये लगाए, इसने कितने लगाए 4 रुपये लगाए। आप 100 200 और 400 भी कर सकते थे इसको। क्लियर है। अब आप क्या बोला इन्होंने, व्यवसाय चलता रहा ठीक ठाक चल रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी घटना घटी 6 महीने बाद, इसका मतलब ये वाला पैसा 6 माह तक और 6 माह तक तो लगा रहा इनका पैसा। 6 महीने बाद हुआ क्या, 6 महीने बाद ए ने पहले की तुलना में आधी धनराशि का निवेश कर दिया। अब पहले कितने लगाए थे उसने 1 रुपया, अब 1 रुपये का आधा वो लगा दिया। 1 रुपये का आधा 0.5 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। लो पॉइंट का ही काम खत्म करता हूं, एक काम कर लो, इसके आगे ना 0 लगा लो, लो पॉइंट का काम आपका खत्म हो जाएगा, परेशान ना होना। ठीक है ना भाई, हमने इसमें ऐसा कर लिया। ठीक है भाई, अब इसने 6 महीने तक तो धनराशि ये चलती रही, 6 महीने चली इनकी धनराशि ये वाली। क्लियर है। ए ने पहले की तुलना में आधी धनराशि का निवेश किया। अब आधी का निवेश किया तो आपको तक 15 यहां मान लेता हूं, तो 6 महीने तक लगेंगे 15 इसके। ठीक है, और बी ने पूर्व की तुलना में दुगनी राशि का निवेश किया। अब पूर्व की तुलना में इसकी तुलना कितनी है 20 का दुगना कितना होगा 40 रुपए का निवेश किया है ना। अब यहां लग जाएगा आपका 6। सुनो मैं ये कहना चाह रहा हूं, 6 महीने बाद ए ने पहले की तुलना में आधी धनराशि निवेश की, पहले की तुलना में आधी धनराशि का निवेश किया। ठीक है, तो आधी धनराशि का और निवेश किया ना। हाँ यही तो मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, यहां पे क्या आना चाहिए और निवेश किया। यहां पर जो ना कि तुलना में आधी धनराशि का, यहां पर लिख दो और निवेश किया, यहां पर गड़बड़ है, क्या और निवेश किया। और बी ने पूर्व की तुलना में दुगनी राशि का निवेश किया, इसे यहीं छोड़ दो। इसे बी ने पूर्व की राशि का दुगना निवेश किया, इसे यहीं छोड़ दो। ठीक है, और सी ने क्या काम करा था भाई आपका, सी ने 10 रुपए निकाल लिए, तो इसके कितने बचे थे 30, तो 30 गुणा 6। इस हिसाब से करोगे तो आंसर आ रहा भाई, ये इस हिसाब से करोगे तो आंसर आ रहा। जबकि लैंग्वेज जो है ना इसकी,
जिस हिसाब से ये है उस हिसाब से आंसर नहीं आ सकता, कोई सा भी नहीं बन सकता। तो यहां पर एक काम कर लो, यहां पर ना, यहां पर ये कर लो कि धनराशि का निवेश और किया, ये यहां पर ये है, इससे सही कर लो, अब सही हो जाएगा सवाल आपका ये। अब देख लो कितना बन गया, 60 ये है और 15 छक्का 90 ये है, तो 90 ये 60 कितना बनेगा 150, क्यों भैया, सही है। और इसको देखो 20 छक्का 120 ये बनेगा आपका, और 6 चौक 24 240 आपका ये बनेगा, 360 ये बनेगा, और 180 आपका ये वाला बनेगा, और 6 चौक 24 240 आपका ये वाला बनेगा, तो 420 आपका ये वाला बन जाएगा। देखो अब चेक कर लो, जीरो से जीरो खत्म कर दो और काट दो किससे आप, 3 से, तो 3 पंजे 15, 3 से काट दो कितनी बार, 12 बार, और 3 से काट दो आप 14 बार। देखो ये आंसर ऐसा बनेगा, समझ में आ रहा सबको। और मैं इतनी देर से यही बोल रहा हूं कि यहां पर गड़बड़ है, क्यों, निवेश करना और निवेश करना दोनों में अंतर है। क्यों, देखो इसमें तुम लगा रहे हो जोड़कर और उसमें लगा रहे हो उतना ही, तो भाषा दोनों की अलग अलग होनी चाहिए थी। बताओ मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, भाषा दोनों की अलग होनी चाहिए थी इतनी, ठीक है, परेशान मत हो। अगला चलते हैं, एक सवाल कौन सा हो गया छड़ा, चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 ये है कि किसी हीरे की कीमत इसके भार के वर्ग के समानुपाती है, भार के वर्ग के समानुपाती है, और हीरा 1:3, 4:5 के अनुपात में अपने भार से 4 टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। तो हीरे की कुल कीमत जो है इतनी कम हो गई, तो मूलतः हीरे की कीमत कितनी थी, ऐसे पूछ रहा था। तो ध्यान दीजिए, एक हीरा था भाई, एक हीरा था ये, और आपने इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया भाई, आपने इसको क्या कर दिया, हीरे को तोड़ दिया। ये सबसे शुरू में हीरा था, कुछ कीमत का हीरा होगा, आपने इसको तोड़ दिया 1:, दूसरा कितना है आपका 3, आपने ये 4, और आप ये समझिए ये कितना था आपका 5, ये 5, ये इसका वेट है। आप ऐसा समझ लो 1 ग्राम का टुकड़ा ये रहा, 3 ग्राम का टुकड़ा ये रहा, 4 ग्राम का टुकड़ा ये रहा, और 5 ग्राम का टुकड़ा ये रहा। इन चारों टुकड़ों को मिला दूं तो पूरे हीरे का वेट आ जाएगा, जल्दी बोलो। तो पूरा हीरा कितने का होगा, 5 4 9 और 1 10 3 13, तो पूरा हीरा कितना होगा, 13 ग्राम का होगा, नहीं होगा, बोलो भाई समझ में आ रहा है। तो मैंने बोल दिया ये पूरा हीरा था 13x का, इसका पहला टुकड़ा 1x, ये 3x, ये 4x और ये 5x हो गया। अब इन्होंने बोला क्या कि हीरा जो था ना भैया, देखो 5 4 9, 9 3 12 13 बन गया, ठीक है। कीमत के अपने भार के 4 टुकड़ों में विभक्त किया, पूरे हीरे की कुल कीमत इतनी कम हो गई। अब देखो जरा, भार के वर्ग के समानुपाती है, तो 13 का इसका इतना भार है, इसकी जो कीमत है ना, इसने बोला था कि हीरे की जो कीमत है ना, वो जितना उसका वजन है उसका वर्ग कर लेना, उतनी बनेगी कीमत, ठीक है। तो देखिए 13 का वर्ग कितना हो जाएगा, 169x², इतना होना चाहिए था भाई, मेन हीरा जो होना चाहिए था। अब यहां पर टुकड़ा कितने का हो गया, तो 1x का वर्ग करोगे तो x², 3x का वर्ग करोगे क्या बनेगा आपका 9x², 4x का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 16x², और 5x का वर्ग करोगे तो 25x²। देखिए टुकड़े होने पर कीमत क्या हो गई, कम, टुकड़े होने पर कीमत क्या हो गई, कम। कहते हैं ना कि परिवार से मत बिछड़ जाना, क्या हो जाएगी, कीमत तुम्हारी कम हो जाएगी। तो देखो है अब भी यही टुकड़े ही हैं, इनको मिलकर ही बना है, लेकिन कीमत कम हो गई। अब देखिए कितनी हो गई टोटल कीमत आपकी, तो देखिए 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 हो गई 50, और एक कितनी हो गई 51। तो आपको था कीमत कितनी हो गई आपकी, कीमत हो गई आपकी 51x²। कितनी हो गई आपकी कीमत 51x²। पहला कीमत कितनी थी 169x², देख रहे हैं इकट्ठा था तो ये, और यही है अब भी ये, ठीक है। इसने बोला था हीरे की कुल कीमत इतने रुपए कम हो गई। आप बताओ आपके हिसाब से कितनी कम हो गई, 169 था 51x² हो गया, कितनी कम हो गई, 9 में से 1 गया, कितना बचेगा हमारा 8, और यहां बचेगा भाई आपका 16 में से 118x², इतनी हो गई भाई आपकी, क्लियर है। और आपके हिसाब से कितनी कम हो गई है 2 2 2 3 2 3 6 6 1 2 3 0, इससे आप इसको निपटा दो भाई। कितनी बार गया, तो 18 दूनी 36, 2 बार 1 2 3, x² का मान कितना हो गया, x² का मान आ गया आपका 2000। जब x² का मान 2000 है तो हमसे बोला था मूलतः हीरे की कीमत कितनी थी, तो मूलतः हीरे की कीमत कितनी थी आपकी, आप बताइए। तो मूलतः हीरे की कीमत थी आपकी कितनी
169 एक्स स्क्वायर का मान तो ये रखा, बस 169 की वैल्यू, तो मूल कीमत कितनी हो जाएगी इसकी, तो मूल कीमत हो जाएगी 169 गुणा, और एक्स स्क्वायर का मान कितना भाई एक्स स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा 2000, 1 2 3। क्लियर है। अब देखिए 3 जीरो तो आएंगे, 1 2 3 जीरो तो आएंगे। अब 9 दूनी 18 का 8, 6 दूनी 12 13 का 3, और 2 करा 2 और 1 3, तो क्या बनेगा आपका 3,38,000 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, कहाँ गया 3,38,000, ये इसका आंसर था। समझ में आ रहा भाई। आगे चलते हैं, एक सवाल इसको देखिए, ये बहुत सिंपल सा सवाल है। क्या बोला इन्होंने, ए अनुपात बी है 2 अनुपात 1, बी अनुपात सी है 1 अनुपात 3, और सी अनुपात डी है 2 अनुपात 3, और डी अनुपात ई इतना है। मैंने आपको कल करना बताया था, ऐसा याद है। तो सीधा सीधा यहां लिख लेंगे हम क्या, ए बी सी डी और ई लिख लेंगे। ए अनुपात बी कितना है 2 अनुपात 1, तो यहां लगा दीजिए 2 अनुपात 1। बी अनुपात सी कितना है 1 अनुपात 3, तो यहां लगा देंगे हम 1 अनुपात 3। सी अनुपात डी कितना है 2 अनुपात 3, तो 2 अनुपात क्या लगा देंगे 3। और डी अनुपात ई कितना है 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2। बाकी आप सब लोग जानते हैं करना क्या है भाई आपका। यहां पर क्या लिख देंगे हम 1 1 1, यहां क्या लिख देंगे हम 3 और 3, यहां क्या लिख देंगे हम 3, यहां क्या लिखेंगे हम 1, यहां क्या लिखेंगे 2 और 2। इसी प्रकार से यहां लिखेंगे हम 1 1 और यहां लिख देंगे 1। क्लियर है भैया, बोलो कोई दिक्कत यहां तक। अब आप इसमें देख लो कुछ चीज कैंसिल हो रही तो उसे कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो। इसमें 2 है, यहां भी 2 है, यहां 2 है, यहां पर 2 नहीं है, तो ऐसे रहने दो। 2 दूनी 4, 1 ये बनेगा 2, 3 तिया 9, और 3 तिया 9, और 3 तिया 9 दूनी, ये 6 आएगा, सॉरी 6 9, और ये आएगा 3 तिया 9 दूनी 18। बस जी, देखिए अब सबकी वैल्यू बन चुकी है, वो सारी की सारी वैल्यू आप यहां पर अप्लाई कर दो। वहां पर अप्लाई कर देंगे तो देखिए जरा क्या बनेगा आपका। ए का मान कितना भाई, ए का मान आप बोलेंगे 4, प्लस बी का मान कितना है 2, माइनस सी का मान कितना है 6, और ई का मान कितना, ई एलिफेंट का 18। सबके बटे में आप देखेंगे बी का मान कितना, बी का मान आप बोलेंगे 2, प्लस के सी का मान कितना, सी का मान यहां से 6, तो ये बनेगा आपका 6। और इसके बाद किसका मान पूछा है, डी का, डी का मान कितना है 9, तो 9 लगेगा माइनस का 9, और प्लस के ई का मान कितना है 18। यही तो था, बस इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए 18 प्लस का है 2 प्लस का 18, तो 20 और 4 24, और 24 में से घटा देंगे 6, कितना बचेगा 18, तो यहां बचेगा आपका 18 सबके बटे में। अब देखो 18 ये है और 2 ये है 20, और 6 ये है 26, तो 26 प्लस के हैं और 9 माइनस के हैं, तो बताइए कितना बचा आपका 17। तो 18 बटे 17 इसका आंसर होना चाहिए, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर जी, आगे चलिए। एक सवाल हमारा ये रहा, 6a बराबर 5b बराबर 10c है, इसका मान आपको बताना है। कल मैंने आपको बताया था यदि इस फॉर्म में लिखा हो 6a बराबर है किसके, 5b बराबर है किसके 10c के, तो कल बताया था ए बी सी का ओरिजिनल मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो। क्या एलसीएम आया इसका बताओ एलसीएम, आप बोलेंगे इसका एलसीएम आ जाएगा 30। अब 30 इसका एलसीएम आया, तो ध्यान दीजिए 6 पंजे 30, ए का मान आ गया 5, 5 छंग 30, बी का मान आ गया 6, और 10 तिया 30, सी का मान आ गया 3। ये इसका ओरिजिनल मान निकल के आया है, और इस 30 का काम खत्म। तो ए का मान कितना 5, बी का मान कितना 6, और सी का मान कितना है 3। बस यहां पर क्या कर देंगे हम, इसको अप्लाई कर देंगे भाई, यहां पर अप्लाई कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, लगा दें भाई यहां पर, यहां को लिया उठा के इसको, ए का मान लगा दो भैया। ए का मान कितना था 5, प्लस के बी का मान कितना था, बी का मान कितना था 6, अब 6 दूनी 12, प्लस के सी का मान कितना था 3, अब 3 तिया 9, सबके बटे में क्या बनेगा, ए का मान फिर लगा दो। ए का मान कितना था 5, और 5 तिया यहां बनेगा 15, प्लस के बी का मान कितना था 6, तो 6 दूनी 12, प्लस के, और सी का मान कितना था आपका 3, यहां लग गया 3। बस कैलकुलेट कर दो भैया आप इसको। तो देखिए 9 5 14 ये, और 12 ये, कितना बनेगा 26, और सबके बटे में कितना, देखिए 15 ये बन गया, 15 ये बन गया, कितना बनेगा आपका 30। काट दो भाई किससे, 2 से, तो ये बनेगा आपका 13, 2 से काट देंगे कितना बनेगा 15, तो 13 बटे 15 इसका राइट आंसर बनेगा। है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया। क्लियर है।
एक सवाल आप ये वाला देखेंगे। सवाल क्या था? 5600 रुपए को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा जाता है क्या कि ए बी बराबर इतना, बी सी इतना, सी डी इतना। ठीक है, तो आपसे बोला था ए और सी, तब ए और सी का एक साथ हिस्सा क्या होगा? देखो पहले बना लीजिए आप इसको, ए बी सी डी। ई भी है क्या इसमें? नहीं, नहीं है, बस यहां तक है। ए बी का अनुपात कितना है? 1:2 है। बी सी का अनुपात कितना है? 3:1 है। बी सी का अनुपात 3:1 है। और सी डी का अनुपात कितना है? 2:3 है। तो 2 अनुपात कितना बनेगा? 3। यहां पर लगा दीजिए 2। क्लियर है भाई? और यहां पर भी लगा देंगे 2। यहां क्या लगा देंगे? 1। यहां लगाएंगे हम कितना? 3। यहां पर 2 और यहां पर भी 2। क्लियर है जी? बस अब कैलकुलेट कर लो। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 दूनी 12। अब देखिए 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अब देखिए कुछ कट रहा नहीं कट रहा है? तो जो चीज कट रही तो इसको यहां भी काट सकते थे आप। देखो कैसे, यहां देखो, इसके अंदर 1 2 खत्म कर दो ए का, 1 2 खत्म कर दो बी का, 1 2 खत्म कर दो सी का, और 1 2 खत्म कर दो डी का। डी का 2 यहां नहीं है, यहां तो रखा है, ये खत्म कर दो। ठीक है, अब देखो क्या आ गया आपका? 3 अनुपात क्या? 6 अनुपात 2 अनुपात, और ये बन गया आपका 3। समझ में आया? अब आपसे बोला था बताइए ए और सी का एक साथ हिस्सा क्या होगा? टोटल धनराशि कितनी थी? 5600 रुपए। अब टोटल आपके हिसाब से 6, 3 और 6 9 2 11, और 11 और 3 कितना हो गया आपका? 14। तो टोटल है आपका 14 भाग, और वहां कितनी है? 5600। 14 चौका 56, एक भाग का मान 400। जब एक भाग का मान 400 तो हमसे पूछा था ए और सी का, ए का ये रहा और सी का ये रहा, 3 और 2 5, तो 5 भाग का मान कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, यानी क्या बनेगा आपका? 2000। डायरेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? 2000। समझ में आया सबको? आगे चलते हैं। एक सवाल हमारा ये रहा, 4200 रुपए को पी क्यू आर के बीच में बांटा जाता है। क्यू का हिस्सा, अरे 4 2 6 और 1 7, 7 भाग का मान क्या बनेगा? 42 बनेगा। 7 भाग का मान क्या बनेगा? 4200। एक भाग का मान 7 6 42, एक भाग का मान 600। जब एक भाग का मान 600 तो किसका पूछा था? क्यू का। क्यू का कितना है? 2 भाग। 2 भाग का मान क्या बनेगा? 2 भाग का मान बनेगा 1200। रहा आपका ऑप्शन ये। एक सवाल ये देखिए, क्या था कि क्रमशः 3 5 8 9 के अनुपात में ए बी सी डी के बीच एक राशि का विभाजन किया गया। डी का हिस्सा ए के हिस्से से इतना अधिक है। एक बात बताइए, डी का हिस्सा ए के हिस्से से आपके हिसाब से कितना अधिक है? आप बोलेंगे 6 अधिक है, और वहां बोल दिया कितना अधिक है? आप बोलेंगे 1872 अधिक है। तो 6 भाग का मान 1872 है। 6 तिया 18, 6 का ना 6, 6 दूनी 12, एक भाग का मान इतना हो गया। तो हम सोच था बी और सी का हिस्सा मिलाकर कितना होगा? तो बी और सी का हिस्सा, बी का हिस्सा यह है, सी का हिस्सा यह है, दोनों को मिलाकर 8 5 13। तो 13 भाग का मान हमको चाहिए था। तो 13 भाग का मान बी प्लस के सी का हिस्सा आ गया भाई आपका। 3 दूनी 6, लास्ट में 6 आ रहा होगा तो में 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 का ना 13 हो तो 15 का 5 हासिल 1, और 13 39 और 1 40। आंसर आ जाएगा आपका 4056। ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन आप ये वाला देखेंगे कि 9000 रुपए की एक राशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग और बी के भाग में यह अनुपात है, बी के भाग और सी के भाग में आपका यह अनुपात है। तो बी का भाग क्या हो जाएगा? देखो सुनो, ए बी और सी, ए बी सी है तो आप देखेंगे क्या 5:2 है, इसका अनुपात है आपका 5:2, और आपका बी और सी में कितना है? 7 अनुपात कितना? 13 है। क्लियर है? यहां लगा देंगे हम कितना? 2, क्या लगा देंगे? 2, और यहां क्या लगा देंगे हम कितना? 7। ठीक है, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। यही तो अनुपात आपका बनने वाला है। अब देखिए किसी से कट जाएगा क्या आपका? आप बोलेंगे भाई नहीं कटेगा है, तो आपसे बोला था बी का भाग, टोटल हिस्से कितने हैं आपके? टोटल 9000 है, इसको टोटल जोड़ दीजिए तो कितना बनेगा? 6 4 10 5 15, 15 का 5 और 2 और 1 3 और 1 4 3 7, 75 बनना है। 75 भाग का मान कितना है आपका? 9000। जब 75 भाग का मान 9000 है तो बी का हिस्सा पूछ रहा, तो बी का हिस्सा कितना भाई यहाँ पर? तो बी का हिस्सा है 14 भाग। कितना? 14 भाग। तो 14 भाग का मान कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है सबको? एक काम कीजिए, निपटा दो भाई इसको। किससे? 25 से कर दो, 25 थी 75, और 25 से खत्म कर दो, 25 थी 75, 25 छक्का 150, ये तो बचा 360, और 3 से काट दो आप इसको, 100
20। अरे भाई बोलो। अब सीधा सीधा 14 0 0, 14 दूनी 28 का 8 हासिल 2 और 14 करना 14 और 2 16, 1680 आ रहा भाई, 1680। यानी ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? डी। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत यहां तक? आगे चलिए। पारुल जो है, पारुल की मासिक इनकम 90,000 रुपए है। वह प्रत्येक महीना 30,000 रुपए खर्च करती है। उसके द्वारा कमाए गए पैसों और उसके द्वारा बचाए गए पैसों का अनुपात। अरे आपको तो बचाए गए 90 30 6, तो 9 6 का अनुपात बनेगा नहीं बनेगा? अरे भाई बोलो। 90,000 कमाए, 30,000 खर्च कर दिए, तो बचाए कितने? तो इसने बोला था पैसे, उसके द्वारा कमाए गए पैसे, कमाए गए कितने? 90,000 रुपए, और बचाए गए पैसे कितने? 60,000 रुपए। इसका अनुपात पूछा, सिंपल सा सवाल है भैया, है ना। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3:2। कहाँ है? ये आपका डी ऑप्शन। एक सवाल आपका ये रहा, इसका पूछा था भाई मध्यानुपाती। सो ना करो कोई भी। मध्यानुपाती जब भी पूछता है, जैसे आपसे पूछेगा कि भाई 16 और 25 का मध्यानुपाती बताइए, तो दोनों की गुणा करके वर्गमूल निकाल देंगे। बताया था मैंने आपको कल भी, मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं कि दोनों की गुणा करके वर्गमूल निकाल देंगे मध्यानुपाती। तो आपको था इसका भी क्या निकालना? मध्यानुपाती। देख ग्रुप सी में पूछा और स्टेनोग्राफर में पूछा, अच्छा सवाल है आपका ये। तो आप दोनों की गुणा करके इसका क्या निकाल देंगे? भाई मध्यानुपाती निकाल देंगे। तो हम बोलेंगे मध्यानुपाती क्या बनेगा? ये बनेगा मध्यानुपाती बराबर, मैं बोल दूंगा वर्गमूल में लिख दूंगा किसको? 3 + के √2, और इसके बाद आ जाएगा आपका 12 - के 4 √2। क्लियर भैया? अब आपने इनकी दोनों की क्या कर दो? गुणा कर दो भाई। तो क्या बनेगा? सुनिए जरा, 3 की गुणा करो 12 से, तो 12 चौक, सॉरी 12 तिया 36, 12 तिया 36 प्लस, सॉरी माइनस। अब आप देखिए माइनस बन गया। 3 की गुणा 4 से, 4 तिया 12 √2 बन गया भैया। इसके बाद अब √2 की गुणा करो 12 से, तो आपको तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस के बनेगा। तो 2 की गुणा 12 से, तो क्या बनेगा? 12 √2। बोलो भाई, प्लस माइनस माइनस। √2 की गुणा √2 से होगी, तो √2 2 और 2 चौक 8। भाई बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये आ गया है। देखिए भाई कुछ चीजें खत्म हो जाएंगी शायद। देखिए ये है 12 √2 माइनस का, ये प्लस का, ये खत्म हो चुका। अब देखिए 36 ये है प्लस के और 8 है आपके ये माइनस के, तो 36 में से 8 गया बता दो भाई। तो आप बोलेंगे ये बनेगा आपका 28 रूट में, और आप इस 28 को लिख सकते हैं 4 × 7, 7 चौक 28। 4 का बनेगा आपका कितना? 2, रूट बनेगा 7, तो 2 √7 क्या बनेगा इसका? मध्यानुपाती बन जाएगा। कहीं ये रखा, ऑप्शन नंबर आपका सी। सवाल भारी नहीं था। आगे चलिए, एक सवाल हमारा ये है, इसको देखते हैं। चलिए भाई इस सवाल को देखते हैं। सवाल हमारा यह है, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है? 15,000 रुपए है, और उनकी कीमत कितनी है आपकी? उसकी कीमत है आपकी 3, 5 और 7। एक बार बताइए, वस्तु कितनी है? 3, 3 का औसत 15,000 है, तो 15 × 45, यानी टोटल 45 होगा उसका। अब आपके हिसाब से टोटल कितना है आपका? 7 3 10 5 15, तो 15 भाग का मान कितना हो जाएगा आपका? 45,000। अब भैया सुनो, 45 कहां से आगे समझ में आया? नहीं आया? 3 है, पहली दूसरी तीसरी बटे में 3 बराबर में आएगा 15, तो 15 × 45, तीनों का टोटल। औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आपको पता है, देखिए यहां पर 3 है वस्तु और औसत ये है, तो आपको पता संख्या से औसत की गुणा करूंगा तो योग बन जाएगा आपका। क्लियर है? अब देखो जरा, तो 15 भाग का मान कितना है? 45, 15 × 45, 1 भाग का मान 3,000। जब 1 भाग का मान 3 है, तो सबसे सस्ती वस्तु ये वाली होगी। सबसे सस्ती वस्तु यही तो होगी 3 भाग। जब 1 भाग का मान 3,000, तो 3 भाग का मान क्या बनेगा? 3 भाग का मान 9,000, तो सबसे सस्ती वस्तु कितने की होगी? 9,000 की होगी। क्लियर है भैया? आगे चलते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, इधर देखो, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका अनुपात इतना है, तो संख्याओं का योग बताइए। अरे एक संख्या हो गई आपकी 9x, एक संख्या हो गई 9x, और एक संख्या कितनी हो गई? 7x। इन दोनों का गुणनफल दे रखा था कितना? 1575। भाई निपटा दो 9 से, 9 से कर दो या 7 से, जैसे चाहो लो 7 से कर दो। पहले
7 दूनी 14, बचा 1 हो जाएगा 17, 7 दूनी 14, 7 पंजे, क्लियर है। 9 से खत्म कर दो इसको, कितना 25 बार जाएगा, 25 नवा 225। एक्स स्क्वायर का मान क्या बनेगा आपका 225, एक्स स्क्वायर का मान 225, एक्स बराबर क्या बनेगा भाई, एक्स बराबर बनेगा आपका 25। जब एक्स का मान 25 है तो आपको होता ये बनेगी 25 नवा, सॉरी ये 25 बना था, सॉरी 25, एक्स बराबर कितना 5, जल्दी जल्दी में देरी हो जाती है चलो अब देखिए ये था आपका 9x और ये था 7x, यही तो था। तो आप बताइए 9 7 16x, योग पूछा ना, योग पूछा तो कितना बनेगा 16x। देखिए मैंने इसको माना था, इस संख्या को मैंने 9x माना था, इसको मैंने 7x माना था, तो इनका योग जो बनेगा 9 7 16x बनेगा, 16x। और आप देखेंगे 16 गुणा और x का मान कितना बनेगा 25, x का मान 5, सॉरी x का मान कितना है 5, ठीक है। तो 16 पंजे 80, इसका योग क्या बनेगा आपका 80 बनेगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है भैया। इसके बाद मैं एक सवाल ये वाला देख लूंगा, सवाल नंबर आप देखिए 18, 12,540 रुपए की धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग और बी तथा सी के भाग का अनुपात मिलकर इतना है, और बी का भाग और सी का भाग मिलकर इतना है, तो सी का अनुपात कितना हो जाएगा भाई। बहुत शानदार सवाल है, देखो जरा, ये है ए का भाग और वो है आपका बी और सी का भाग मिलकर, तो बी प्लस सी का भाग। बहुत शानदार सवाल है भैया आपका ये, ठीक है। ए का भाग और बी और सी के भाग मिलकर अनुपात, तो ये है ए का भाग तो 3 है और बी और सी का मिलकर कितना है 7 है। आगे बोला बी का भाग और ए सी का मिलकर ए प्लस सी को मिला दो, तो इनका क्या बनता है अनुपात 2:9 बनता है। एक बात बताइए भैया, अगर मैं तीनों को मिला दूं तो ए प्लस के बी प्लस के सी बनेगा नहीं बनेगा, और यहां तीनों को मिला दूं तो ए बी सी, तो यहां ही बनेगा ए प्लस के बी प्लस के सी। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो आप बताओ यहां टोटल भाग कितना होना चाहिए इन तीनों का 7 3, तो यहां तीनों का भाग 10 हो रहा है और यहां तीनों का भाग कितना हो रहा है 9 2 11। बात कुछ गड़बड़ सी लग रही है, क्योंकि आपको पता जब तीनों बंदे सेम हैं, अरे तीनों व्यक्ति यही हैं, तीनों व्यक्ति हैं, तो टोटल सेम होना चाहिए था। तो इसलिए क्या करेंगे सबसे शुरू में इसका टोटल सेम कर लेंगे, और टोटल सेम करने के लिए क्या काम करेंगे, इसकी गुणा करा दो किससे 11 से, और इसकी गुणा करा दो किससे 10 से, खत्म। 11 110, 11 110। जब आपने 11 से गुणा करी यहां पर, तो 11 से गुणा यहां भी होगी, 10 से गुणा करी तो 10 से गुणा आपकी यहां पर भी होगी। तो देखिए 10 दूनी 20, तो बी तो है 20 और ए है 11 तिया, ए है आपका 33, तो ए हो गया 33, बी हो गया 20 और तीनों है 110, तीनों है 110, तो सी कितना बचेगा। अरे भाई बोलो, समझ में आ रहा हो तो बताओ, अगर ये चीज समझ में आ रही हो तो भाई बताओ, आ रही है। हाँ तो देखो हम बोलेंगे तीनों है 180, यही सी की वैल्यू निकालूंगा तो सी बराबर बनेगा 110, 110 माइनस 33 ये है और 20 ये है 53, तो इसमें से घटा दो आप 53, तो सी की वैल्यू निकल जाएगी, क्या बनेगी आपकी 57, तो सी 57 भाग होगा। तो हमसे बोला सी का भाग बताओ भैया, किसका भाग पूछिए सी का। अब बताओ तीनों भाग कितने थे 110, तीनों भाग कितने थे 110, आप बोलेंगे तीनों भाग हैं 110, और वहां तीनों भाग कितने दे रखे थे भैया, ये है आपका 1 2 5 4 0, इस 0 से इस 0 खत्म, 11 से निपटा दीजिए, 11 का ना 11 है ना, और 11 का ना 11, 11 चौक 44, यही तो बना। अब सी का कितना भाग था 57 भाग, सी का 57 भाग, तो 57 भाग का मान पूछा है, 7 चौक 28, लास्ट में 8 आएगा, ये रखा आंसर, 7 चौक 28, लास्ट में क्या आएगा 8, क्लियर है, इसका आंसर ये बन जाएगा। एक सवाल हमारा ये और बचा, कितने सवाल है शायद 2, हाँ 2 सवाल और बचे बस। चलिए ये था ए और बी 2:1 के अनुपात में कमाते हैं, 5 और 3 के अनुपात में खर्च करते हैं, और 4 और 1 के अनुपात में बचत करते हैं। तो उन दोनों की कुल मासिक बचत कितनी है, इतनी है, तो उनकी आयों में अंतर आपको बता कर देना है, ठीक है भैया। कितना बेहतर सवाल है आपका ये। इन्होंने बोला था ए और बी इस अनुपात में कमाते हैं, इस अनुपात में खर्च करते हैं, और हाँ सब दे रखा है, और उनकी दोनों की कुल मासिक बचत
उन दोनों की कुल मासिक बचत, अच्छा दोनों की बचत है, चलिए कोई बात नहीं है भैया। सुनिए ध्यान से, परेशान ना होइए। ये है आपका यहाँ पर आय, ये है आपका व्यय, और ये है भैया आपकी क्या बचत, ठीक है। और बंदे कौन कौन है हमारे पास, ए और बी। तो ये रहा जी आपका ए और ये रहा आपका बी, ये आपका ए और ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर है। अब ध्यान रखेंगे, ए और बी 2:1 के अनुपात में कमाते हैं, तो इनकम कितनी इनकी, 2:1 के अनुपात में। खर्च करते किस अनुपात में, 5 और 3 के अनुपात में खर्च करते, तो 5 और 3 के अनुपात में क्या करते हैं, खर्च करते हैं। और उन दोनों की मासिक बचत अच्छा इधर खर्च करते हैं और 4:1 के में बचाते हैं। कोई बात नहीं, रुकिए जरा 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, बहुत हल्का कर दूंगा सवाल को। कितना था, 4:1, तो बचाते हैं 4:1 के अनुपात में, बस ठीक है। बस इतना रहने दो आप इसको, ठीक है जी। लो जी यहाँ तक कर देते, ये आ गई इनकी बचत, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, अब आपको ये भी देखा था उन दोनों की कुल मासिक बचत कितनी है, 5,000। आपके हिसाब से 4 भाग ये है और 1 भाग ये है, 5 भाग। 5 भाग का मान 5,000, तो 1 भाग का मान 1,000, तो 4 भाग का मान 4,000। इसके अलावा ये 1,000 रुपये क्या कर रहा है, बचा रहा है, और ये सॉरी 4,000 बचा रहा है, और ये 1,000 रुपये बचा रहा है। बोलो अब आपको पता है क्या करेंगे, 2 तिया 6 और 5 इकना 5, ये है 6 ये है 5, डिफरेंस कितने का, 1 का। और 5 की गुणा 1,000 से 5,000, और 4,000 की गुणा 3 से 4 तिया 12,000, ये 5,000 ये 12,000, अंतर कितने का, 7,000 का। 1 भाग का मान 7,000। जब 1 भाग का मान 7,000 है तो आपको पता है इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का। बस आंसर 1 भाग का मान 7,000 इसका आंसर आना चाहिए। सॉरी क्या हुआ, अच्छा ये 50 था, 1 0 और चिपका लो, यहां पर ये लगा दो, यहां ये लगा दो, ठीक है। तो यहां भी आप कितना कर लो, 70 कर लो, ये 70 बनेगा भैया आपका, ये 70 आपका बन जाएगा। समझ में आया, ठीक है। आगे चलते हैं, एक सवाल हम देखेंगे ये वाला। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या में 4:1 का अनुपात है। 5 विद्यार्थी और परीक्षा में बैठते और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पहले से 2 कम होती, तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का संख्या में इतना अनुपात होता। तो प्रारंभ में परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। बहुत शानदार सवाल है आपका, स्टेनोग्राफर का सवाल है भाई आपका। देखिए ध्यान दीजिए क्या बोला इन्होंने, पास और फेल। देखिए उत्तीर्ण को मैं बोल रहा हूं पास, भाई सुन लो, बहुत बढ़िया सवाल है। ये है P फॉर पास्ट और F फॉर फेल। तो पहले पास और फेल का अनुपात कितना था, 4:1। इसका मतलब यह था कि 4x हुए पास और 1x हुआ फेल, तो टोटल कितने बैठे थे, तो टोटल होंगे 5x। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई है। बाद में क्या हुआ, यदि 5 विद्यार्थी परीक्षा में और बैठते, पहले बैठे थे कितने 5x, ये कह रहे हैं 5 और बैठते, तो अब कितने बैठते 5x + 5, तो अब परीक्षा में इतने बैठते ही नहीं बैठते। बताओ भाई समझ में आ रहा है। तो अब जो है अब इतने परीक्षा में बैठे हैं, इसमें से होंगे कौन पास और इसमें से ही होंगे क्या फेल। अब इसने बोला है बैठते तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पहले से 2 कम होती। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी ना पहले से क्या होते 2 कम होते, तो अब अनुत्तीर्ण जो है, पहले अनुत्तीर्ण कितने हुए थे x, अब 2 कम होते तो x - 2 होते, यानी फेल अब इतने होते, तो पास कितने होते। इसमें से फेल, टोटल में से फेल वाले घटा दो तो पास वाले ना बचेंगे भाई। समझ में आ रहा हो तो भाई बता दो जरा आप, ठीक है। एक बात बताओ, 5x में से x घटाएंगे कितना बचेगा, 4x बचेगा, और 5 में से 2 घटा दो कितना बचेगा, 7। ये माइनस का देखो, ये है भाई 5x + के 5 माइनस x - 2, है ना। तो बनेगा 5x + के 5 माइनस x और माइनस माइनस +2। तो क्या बचा, अब देखो कर कैसे, ये बचेगा नहीं बचेगा आपका, तो क्या बचेगा आपका 4x + के 7। तो अब हैं इतने हैं अब पास और इतने हैं आप फेल, और इनका अनुपात क्या बोल रहा 49:11। तो इन दोनों का अनुपात बोल दिया इन्होंने 49:11। अब क्या करेंगे भैया, मध्य पदों की गुणा,
और बाह्य पदों की गुणा। याद है ना आपको अनुपात समानुपात में, भाई यही काम करने वाले हम। तो देखिए 11 चौक आप बोलेंगे बनेगा आपका 44x प्लस के, और 11 सत्ते 77 बनेगा बराबर, और 49x ये बनेगा आपका, और माइनस 49 दूनी 98, क्या बनेगा 98। बोलो कोई दिक्कत? 49x था ये, 49x माइनस के 98। बताओ कोई परेशानी यहां तक, दुख तकलीफ? इधर को देखो जरा, 49x में से 44x आप घटा देंगे, कितना बचेगा आपका? 5x बचेगा भैया, 5x बराबर, और ये इधर का जुड़ जाएगा। तो 8 7 15 का 5 हासिल हमारा 1, 9 और 1 10 और 7 17 175 बनेगा। 5 से काट दो, x बराबर 35। x का मान कितना आ गया? x का मान 35 आ गया। जब x का मान 35 आ गया तो आपसे बोला था प्रारंभ में परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या, तो प्रारंभ में कितने बैठे थे? 5x। कितने बैठे थे? 5x। तो इस 5x का मान बताना भाई, इस 5x का मान कितना हो जाएगा? तो 35, अरे कुछ मत करो, 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 ये हो तो क्या आंसर? यही क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? अरे यही तो है आंसर है। प्रारंभ में कितने बैठे थे? 5x, और 5x का मान कितना? 175। क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर 175, कि प्रारंभ में 175 बच्चे एग्जाम में बैठे थे, ये बना। और एक रहा जी आपका ये लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा हल्का भी क्वेश्चन है। ए से बी का अनुपात इतना है और बी से सी का अनुपात इतना, तो ये पूछा था भैया, सीधा सीधा लगा दो, ए बी और ये सी। ए का बी से अनुपात कितना है? 2 अनुपात 3, और बी का सी से अनुपात कितना है? 4 अनुपात, अरे 4 अनुपात 5। यहां क्या लगा दूं और यहां क्या लगा दूं? 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया। ए बी सी के मान मिल चुके हैं आपको, ठीक है, ए बी सी के मान आपको मिल चुके हैं। अब क्या करेंगे, यहां लगा दो ए सी का मान 15 और 8, ये बनेगा आपका 23 अनुपात, और सी में से 1 घटा दो, 15 में से घटा दो 8, तो आपको बचेगा 7। 23 7 बनना, यानी ऑप्शन आपका सी। तो देखिए ये क्लास जो है आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। जितने सवाल आपके प्रीवियस ईयर थे वो भी मैंने करा दिया है। पिछली क्लास में मैंने आपको इसके सारे कंसेप्ट भी सिखा दिए हैं। तो ये चीज़ जो है आप बहुत बेहतर करके सीख चुके होंगे। बाकी जो है आप कहीं से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि जैसे मैंने सवाल आपको ये कराए हैं इसी प्रकार के जो है भविष्य में होने वाली परीक्षा में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो कल हमने एक नया टॉपिक करेंगे, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।